सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। सो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम आए हैं एक स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगभग कितना समय हुआ जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सर? 3 साल हो गए। लगभग 3 साल से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे कि कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में हम आपको जानेंगे और इनकी जो कुछ भी एडवाइसेस है जो आप स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम इनको उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे गाइज। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाले गाइज। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम कुश मुरले है। मैं चंद्रपुर ज़िले से सिंधवाई तालुके छोटे से गांव से ये बिलोंग करता हूँ। करीबन 3 साल हो गए मैं इधर पढ़ाई कर रहा हूँ। MPSC स्टेट सर्विस के लिए मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके। सो देखिए, हमारे नागपुर सिटी में, नागपुर का जो चंद्रमणि नगर का एरिया है, जैसे भैया ने हमें बताया है कि चंद्रमणि नगर का एरिया है और एरिया में वो लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहाँ पे लगभग 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चंद्रपुर ज़िले से एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं गाइज। और छोटे से गाँव से एक सिटी में आकर पढ़ाई करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है गाइज। तो इसके बारे में इनका अनुभव हम जानेंगे, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सर, आप हमें बताइए कि आप कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? MPSC स्टेट सर्विस। MPSC स्टेट सर्विस। PSI मेरा एम है। अच्छा। ओके। तो सर का जो मेन जो एम है वो है PSI बनना, ठीक है। काफ़ी अच्छा एम है सर आपका। सो कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? लगभग लॉकडाउन से पकड़े तो 3 साल हो गए अभी तक। अच्छा, तो सर का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से 3 साल लगभग अभी समय पूरा हो चुका है। लॉकडाउन के पहले भी आप कुछ एग्जाम्पल मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे सर? यस, वहाँ से चालू किया था, लेकिन वहाँ पे 2 साल का गैप आ गया। वहाँ पे ब्रेक तो करना पड़ा। अच्छा। दो वेव आई थी ना, उसी कारण। सो देखिए गाइज, हम जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन आया था, कोरोना आया था, तब काफ़ी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन में बहुत सारी बाधा आई थी। और ये भी भैया है, हमारे सर है हमारे साथ में, इनको भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था लगभग। तो लॉकडाउन में काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी स्टडी करने में, वो लाइब्रेरी नहीं जा सकते थे, ठीक है। बहुत सारा एकदम जाम हो चुका था। सो सर, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन चला था तब आपको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था? पहली बात तो कोरोना के काल में ऐसी सिचुएशन थी कि वो नई बीमारी थी, तो पूरा पैनिक सिचुएशन था। रूम में हम 4-5 जन रहते थे। बाद में यहाँ से जाना मतलब एक चैलेंज था घर जाने का। अच्छा, तो तब आप गांव गए थे कि नागपुर सिटी में रह रहे थे? हम गांव गए थे। वो भी एक जर्नी अलग है, वहाँ पर अलग एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है हमारी, क्योंकि यहाँ से घर जाने तक का सफ़र बहुत ही डरावना बोले तो वैसा भी हो सकता है। तो उस समय गाइज काफ़ी सारे बच्चों के मन में एक डर बैठा था कि हमारी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा। खास वैसे आपका डर था? हाँ, वैसा भी था, क्योंकि हमारे जिस दिन हम थे सराउंडिंग में 10-12 पेशेंट निकले थे। अच्छा। मतलब सर जहाँ पे रह रहे थे तो सराउंडिंग में, आजू बाजू में उस समय में कुछ पॉजिटिव पेशेंट निकले थे 10-12। तो सच में एक मन में बहुत डर भरा रहा होगा। तो सर, आप हमें बताइए कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BCom हो गया और MCom हो गया। ओके, तो सर का BCom एंड MCom भी हो गया। ओके। सो अभी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी प्रिपरेशन को लगभग 3 साल पूरे होते आए हुए हैं। तो सर, जब आप प्रिपरेशन PSI बनने की आपकी जो ड्रीम है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको प्रिपरेशन मतलब PSI ही बनना है? ऐसा ड्रीम आपका क्यों है? क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, घर में से कोई, और मेरा गांव है, गांव में से कोई अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। गांव में भी 1-2 जन होंगे। हाँ। जो, लेकिन क्लास 1 क्लास 2 ऐसी पोस्ट उन्होंने अभी तक नहीं ली। तो मेरा बचपन से सपना था। और जो मेरा बैकबोन है, मामा फैमिली, मेरी मामा आजी वगैरह, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है बचपन से कि तू ये कर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके मोटिवेशन से, और आपका खुद का भी एक सपना है कि मैं कुछ अच्छा ऑफिसर बनूं, राइट? तो सर, आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो तब उस समय आपने कैसे अपने प्रिपरेशन को शुरुआत किया था?
पहली बात तो ये मैं स्टार्ट करते समय ये ध्यान में नहीं था कि ये जर्नी कितनी लंबी चलेंगी, लेकिन ये मुझे पता था कि मेरे को क्या करने का। तब मेरे पास बैकबोन नहीं था, सपोर्ट यानी कि मॉरल सपोर्ट था लेकिन इकोनॉमी सपोर्ट नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा कि पहले इकोनॉमी होना, पैसा होना, तब ये बाकी के कर सकते। इसलिए मैंने 4 साल गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, जो गवर्नमेंट बेसिस में था। बीवीजी करके कंपनी थी, उसमें 4 साल मैंने जॉब किया। बाद में ड्रॉप आउट करके इधर आ गया। ओके तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि हमारा जो हम विलेज गाँव मतलब गांव से जो स्टूडेंट आते हैं उनका सबसे पहला मेन ये जो प्रॉब्लम रहता है फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है गाइस, ठीक है। तो फाइनेंस के लिए हमें अपने पढ़ाई, अपने सपने, अपने ख्वाब तो पूरे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक फाइनेंस का सपोर्ट ना रहने के कारण हमें अपने 1 साल 2 साल या फिर 3 साल कुछ और काम करना होता है, ठीक है। तो अपना जो पढ़ाई का समय है वो समय में ऐसे ही बीत जाता है और अपनी पढ़ाई के लिए हमें एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है। एम आई राइट सर? यस सर। हाँ, तो अभी आप मुझे बताइए, अभी आप यहाँ पे रूम करके रह रहे हैं? यस सर। ओके, तो रूम करके आप रह रहे तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता होगा आपको। क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं? नहीं, अभी जो फ़िलहाल जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, पैसे तो अभी भी घर से नहीं आते। अच्छा। और वो 1-2 दिन यानी कि 5-6 दिन कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता। अच्छा। मतलब देखिए गाइज, घर से कुछ भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स है हमारे, जो सर है, ऐसे इनके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद काम करके खुद अपने रूम का सभी जो खर्चा पॉकेट मनी निकाल के अपनी पढ़ाई भी करते हैं गाइज। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मैसेज है गाइज। अगर आप भी ऐसे सोचते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप ये सर का मोटिवेशन ले सकते हैं गाइज। सो सर अभी हाँ, आप हमें ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे की आपने पढ़ाई में, अपने स्टार्टिंग में कौन सी बुक्स पढ़ी, कैसे क्या आपने प्रॉब्लम्स, आपको पढ़ाई करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आप हमें बताइए। पहले तो मेरा यूपीएससी करने का सपना था। पहले बहुत स्टार्टिंग फेज में था, जब मैं 10वीं 11वीं 8वीं 9वीं में हूँगा तब यूपीएससी करना था मुझे। लेकिन 10वीं मैं जितना अपने पैशन से डेडिकेटेड था उतना मैं शरारती भी था। उसकी वजह से मेरा 10वीं में रिजल्ट अच्छे नहीं आए और बाद में अपना फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से 11वीं में अब मेरा साइंस छूट गया। बाद में फाइनेंस की वजह से मेरा बीकॉम में एडमिशन लेना पड़ा। उधर से मैं डाइवर्ट हो गया। जो मेरा एम था यूपीएससी का वो बाद में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आता था, हिंदी और इंग्लिश। इसलिए बोला ये अपने मराठी है मातृभाषा, तो उधर से स्टिक करके एमपीएससी मैंने अचीव कर दिया। तो देखिए गाइज, सर का ये कहना है कि इनका बेसिकली जो ड्रीम था वो उनका यूपीएससी प्रिपरेशन करके एक आईएएस अधिकारी बनने का ड्रीम था। एम आई राइट? बट कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से इनको अपने ड्रीम से डाइवर्ट होना पड़ा गाइज। सो मेन रीज़न वही रहता है हमारा। तो सर सबसे पहले आप जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शुरुआत अगर हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लर्नर है उसे स्टार्टिंग पेज में ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस, टेट बोर्ड, ये 3 चीज़ों का ध्यान फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यही करे वो, कि जो अभी लर्नर है, अभी फर्स्ट पेज में आ रहा है कि और लर्नर है वो यही कर सकता है। ओके, सो अगर आप भी गाइज इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, तो अगर आप भी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो जैसे सर ने हमें बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना काफ़ी बहुत ज़रूरी है गाइज। इससे आपके ब्रेन में एक पैटर्न बन जाते हैं कि हमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको हमें किस प्रकार से, किस एनालिटिकल ब्रेन से हमें वो पढ़ना है। बराबर है सर। हाँ, तो गाइज़ आप भी ऐसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहिए सर? सर मुझे लगता है अभी वो अप्रोच अलग अलग हो सकता है, हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेस्ट है एनसीईआरटी है। क्योंकि अभी मुझे एनसीईआरटी, अभी मेरा यूपीएससी गोल नहीं है तो मैं एनसीईआरटी देखता भी नहीं वैसे, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कैसा लैंग्वेज बैरियर आता, यहाँ से इंग्लिश, वहाँ से नहीं तो हिंदी में ये करना पड़ता, पढ़ाई करना पड़ता। इसके लिए वो हमारे लिए एमपीएससी के लिए वो स्टेट बोर्ड ही बेस्ट है ऑप्शन अभी फ़िलहाल।
राइट। तो सर का कहना है कि आप कौन सी भी स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट वाइज जो भी उनके स्टेट की बुक्स रहती वही हमें स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए रेफ़र करना चाहिए। अगर हम सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर हम उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइज भाई सर के लिए हमारा नेक्स्ट है कि सर आपकी दिन की स्ट्रैटेजी क्या है पढ़ाई करने की? वैसे भी मेरा ऐसा गोल नहीं रहता। मैं पहले सर आप मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक आपका शेड्यूल कैसा रहेगा? मेरा वैसा पूरा ऐसा दिन का ऐसा गोल नहीं बना था। मैं सिर्फ अपने आप को बिजी रखने का ये सोचता हूँ। मैं अपने आप को कैसे बिजी रखूँ कि ये कितने घंटे मेरे को करना है, ये कितने घंटे करना है, ये मेरा वैसा गोल नहीं रहता। मैं पूरा दिन ऐसा बिजी रखने का सोचता अपने आप को कि वैसे अपना टाइम स्पेंड कहाँ अलग चीज़ में ना हो। ओके, तो सर कुछ आपका ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठते समय सबसे पहले मैं आधा घंटा 1 घंटे में पहले मैं न्यूज़पेपर देख लो, ऐसा नहीं है आपका? मैं इस ख्याल से मैं बहुत आलसी हूँ। मैं मेरा एक अभी ये गलत हो सकता है मेरा, लेकिन मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि जितना सोना है उतना सो, बाद में जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई करो। तो सर का कहना ये है कि पढ़ाई तो हमें करनी है बट नींद भी हमारे लिए ज़रूर है। जितनी नींद हमें ले जानी चाहिए गाइज, लेनी चाहिए उतनी नींद भी हमें मेंटल हेल्थ के लिए लेनी चाहिए गाइज। ओके, सो जैसे कि हमने सुना था कि दिल्ली के जो भी स्टूडेंट है वो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वैसा भैया का नहीं है। भैया अपनी प्रिपरेशन कैसे मतलब कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या दिन का आप टारगेट बना के चलते हो सर? दिन का टारगेट बना के चल रहा हूँ मिनिमम 12 to 14 आवर्स। ओके, तो सर अपने पढ़ाई के लिए दिन का 12 से 14 घंटे की प्रिपरेशन को अपना समय देते हैं। ओके, तो सर अभी आप बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है पढ़ाई में? पढ़ाई में अभी ये जो लैंग्वेज के हमारे इंग्लिश मराठी वही चल रहा है फिलहाल, क्योंकि मेरी मेन से अभी 17 तारीख को। तो आप हमारे बच्चों को क्या बताना चाहेंगे अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, तो उनको मिनिमम एवरेज टाइम कितना देना चाहिए पढ़ाई के लिए? पढ़ाई का वैसा कोई टाइम नहीं होता, कैसे भी बैठना है। पढ़ाई को लेकर नहीं है तो तुम बैठ सकते, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी होना। आज 10 घंटे की है, कल 12 घंटे की है, ऐसे नहीं होना। आज 4 घंटे की है तो ऐसे 4 घंटे बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू 4 ही घंटे करो, लेकिन ईमानदारी से कंटिन्यूटी तुम्हारी ये स्ट्रिक टूटने को नहीं होना। देखिए गाइज, हमारी पढ़ाई में जो कंटिन्यूटी है वो टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा सर का कहना है। और बराबर भी बात है उनकी। अगर आज आप होश में आके 12 घंटे बैठोगे और कल जाके वो बोलेंगे कि ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं आप 2 ही घंटे पढ़ाई करोगे, तो इससे काम नहीं बनेगा दोस्त। अगर आप 5 घंटे कर रहे हैं तो 5 ही घंटे कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आधा आवर्स, हाफ आवर्स या फिर 10 मिनट्स हम पढ़ाई में बढ़ा सकते हैं। बराबर। तो भैया सर आप हमें ये बताइए कि जब आप पढ़ाई करते हैं तब कंटिन्यू आप पढ़ाई अपने माइंड को फोकस रखने के लिए आप क्या करते हैं? पहले एक चीज़ है कि मोबाइल दूर रखो। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन है वो हमें दूर रखनी चाहिए। और जो तुमको हर बार मोटिवेट करती है जैसी चीज़ें तुम अपने आंखों के सामने रखो। अच्छा, अगर मतलब सर का मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई कोट्स मोटिवेट करता है तो आप आपके दीवार पे भी चिपका के रख सकते हैं, या कोई तस्वीर जो तुम आइडल मान सकते हो, उनको दीवार पे चिपकाओ, उनको देख के तुमको मोटिवेट मिले। बराबर, जिसे हम आइडल मानते हैं या फिर जो भी कोट हमें पसंद रहता है वो हम अपने आगे रख सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान उसके ऊपर बार बार जाए और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा, तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते समय बोरिंग क्या लगता है चीज़ सर? बोरिंग मुझे यही लगता है, साइंस मेरी फील्ड नहीं थी। हाँ, तो मुझे ज़्यादा मेरा अब तक का यानी कि जो फील्ड नहीं थी, इसके कारण मेरा अभी करियर का 2-3 साल मेरे ये हो गए, प्लस माइनस हो गए, क्योंकि साइंस मेरा फील्ड ही नहीं थी, तो मैं उधर ज़्यादा टाइम ही नहीं देता, और दिया भी तब भी मेरे को आउटपुट वहाँ से बहुत जीरो आता, यानी जीरो ना से बराबर आता।
अच्छा, तो गाइज ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सभी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो। कोई कोई बच्चों को मैथ कमज़ोर लगता है तो कोई कोई बच्चों को साइंस कमज़ोर लगता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको आप अपनी ताकत मत बनाइए। जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो उसको आपकी ताकत बनाइए, और जो भी आपको कमज़ोर सब्जेक्ट है उसमें आप पासिंग में क्या हो सकता है उसका कुछ प्लानिंग करके उस सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहिए। क्या सर बराबर है आप? यस सर, बराबर। हाँ ठीक है। तो सर अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ के यहाँ पे हम एंडिंग करेंगे। सर करंट अफेयर्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्या रोल है? मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स ही है जो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करता है, क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि एक आधी चीज़ है जो ग्लोबली हो रही है, तो उसका एग्ज़ाम में उसका कोई कुछ ना कुछ तो रोल आता ही आता है। वो अगले साल में कि उसके अगले साल में आएगा उसको क्वेश्चन आएगा। तो वो जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते हैं उसके क्वेश्चन इधर अपने एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करते तो ये एक मेजर रोल वो भी प्ले करता है करंट अफेयर्स। तो उसको हल्के में मत लेना चाहिए। राइट। तो करंट अफेयर को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए गाइस, क्योंकि करंट अफेयर्स ही ऐसी चीज़ है, जैसे सर का कहना है कि करंट अफेयर्स ही ऐसी चीज़ है कि जो इंटरनेशनली क्या अफेयर्स चल रहे हैं वो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इफ़ सपोज़ अगर हम यूक्रेन एंड रशिया का युद्ध देखें, ठीक है, वॉर, तो उस वार के बारे में हाँ करंट में चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसके बारे में क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ये भी हो सकता है। जैसे पॉलिटिक्स 370 हटाएं, 370 हटाने के बाद वो अगले एग्ज़ाम में पूछेंगे तुमको कि 370 कब लागू की थी। हाँ, मतलब रिलेटेड टॉपिक के ऊपर ही आपको उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो करंट अफेयर्स, अभी तुम करंट अफेयर्स पढ़ने का एक ही इरादा रहता है कि करंट अफेयर्स में एक हाईलाइट नहीं रहती। हाँ, ये हाईलाइट के नीचे तुम्हारे को एक कॉलम बना के पूरा सविस्तर जो रहता मायना वो दिया हुआ रहता। राइट। तो वो रिफ्लेक्ट होता हर पेपर में रिफ्लेक्ट होता। तो वो यानी कि मुझे लगता है कि जितना तुम जीएस को टाइम देते हो ना, उतना ही तुम इसको टाइम देना पड़ता है डेली करंट अफेयर्स। ओके। तो जैसे हम जनरल स्टडीज़ को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं वो गाइज, सो उतना ही इंपॉर्टेंस हमें करंट अफेयर्स के लिए भी देना चाहिए। हाँ। ओके। तो सर एक लास्ट मैसेज आप हमारे जो वीडियो देखेंगे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? कोई भी स्टडी यानी कि कॉम्पिटिटिव में आ रहा है, तो मेरा यही कहना है कि तुम यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे स्टिक रहना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है कि तुम्हें स्टिक रहना है। और नहीं रह सकते, तुम्हारी प्लान बी है, तो एक काम करो प्लान बी कर लो। यहाँ पे आओगे मत, क्योंकि यहाँ पे दलदल है, तुम जितने अंदर चले जाओगे उतने अंदर चले जाओगे। फिर भी यहाँ पे स्टिक करना पड़ता। अभी 4 साल का पीरियड हो गया मेरा। अभी मैं इतना बड़ा यानी कि इतना बड़ा मैंने साम्राज्य खड़ा कर दिया कि अभी मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। राइट। तो गाइज़ काफ़ी सोच समझ कर आपको इस फील्ड में आना है, ठीक है गाइज़। अपने साल बीत जाते हैं, 3 साल 4 साल बीत जाते हैं, और होता ऐसा है कि जो हमारा फ्रेंड जो दूसरी जॉब करके हमसे आगे बढ़ता है, और जब हम लाइब्रेरी के बाहर कदम निकालते हैं तब हम 0 रहते हैं गाइज़, और हमारा जो साथ वाला दोस्त वो हमसे कहीं आगे बढ़कर चलता है। तो सोच समझ कर हमें इस फील्ड में आना चाहिए। सो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, आपको जो भी समझना हो, आपको जो भी नॉलेज मिली होंगी, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और हमें अपने बारे में बताया, हमारी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ये सब के बारे में बताया। आपके लिए भी कुछ मैसेज भी दिया, और ये भी बताया कि हमें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फाइनेंशियल कंडीशंस होती है गाइज, कुछ टाइम का इशू होता है, तो हमें कुछ जॉब भी करनी पड़ती है, साथ ही साथ हमें पढ़ाई भी करना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहूँ आपसे। सर आपको क्या लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में आप कौन सी गलतियाँ कर बैठे अभी तक? एक पहली गलती है कि रिवीजन प्रॉपर नहीं हुई थी। हाँ, रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट, रिवीजन काफ़ी। हाँ, रिवीजन सक्सेस का की है। तुम कितनी बार खिंचाई करो,
लेकिन वो घिसाई होने बार बार होना पड़ता। हाँ, द सेइंग लाइक दैट ऐसा है कि गाइज रीड वन बुक 10 टाइम्स रदर दैन 10 बुक्स वन टाइम। सो हमें एक ही बुक 10 बार पढ़ना चाहिए, ना कि 10 बुक एक ही बार पढ़ना चाहिए, राइट। सो एक तो रिवीजन एक आपका एक बैकलॉग आपने बताया, और दूसरा क्या रीजन हो सकता है सर? एक कंटिन्यूटी ब्रेक कभी कभी हो जाती है। कंटिन्यूटी पे रहना चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रेक